गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 1 के नए वीडियो में मिल रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ हम लोग महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में पढ़ लिए थे, और आज हम लोग दहन के बारे में पढ़ेंगे। तो दहन क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करके और ऊष्मा एवं प्रकाश को उत्पन्न करता है, वह दहन कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से जब संयोग करता है और जलने के बाद जब वह ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो वह दहन कहलाता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर यानी संयोग कर जब इसको जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त करता ही है, साथ ही ऊष्मा को भी उत्पन्न करता है और प्रकाश को भी उत्पन्न करता है। उसी तरह से सल्फर जो है ये ऑक्सीजन से संयोग करता है और जब इसे हम जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में ऊष्मा और प्रकाश को भी उत्सर्जित करता है। तो इसी को हम लोग दहन कहते हैं। यानी हर हाल में क्या तो कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करे और जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करे तो वह दहन कहलाता है। अब हम लोग कुछ ऐसे बातों को भी ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन के बिना भी दहन होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। तो कुछ ऐसे भी दहन होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं, जैसे मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराकर जब जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम नाइट्राइट यानी मैग्नीशियम नाइट्राइट जो है बनाता है और साथ ही साथ ऊष्मा और प्रकाश को भी उत्सर्जित करता है। तो इस तरह से आपका ये वायु की अनुपस्थिति में हुए यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब जो है दहन का अपोषक, यानी दहन का अपोषक का मतलब होता है कि जो जलने में मदद नहीं करता है, जो जलने के लिए सहायक नहीं होता है, उसी को हम लोग दहन का अपोषक कहते हैं। जैसे है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आग को बुझाता है, जलाता नहीं है। उसी तरह से पत्थर है, इससे आग जलता नहीं है। शीशा है, आग जलता नहीं है। तो ये सब जो है क्या कहलाएंगे? दहन का अपोषक, चाहे इसे अदाह्य पदार्थ भी कहते हैं। वैसा पदार्थ जो जलता नहीं है उसे हम लोग अदाह्य पदार्थ या दहन का अपोषक कहते हैं। अब आगे देखेंगे। देखिए आगे जो है दहन के पोषक है। तो दहन के पोषक का मतलब हुआ कि जो पदार्थ जलने में सहायक होता है उसे हम दहन के पोषक कहते हैं। जैसे में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन गैस है, ये सब जो है ना किसी पदार्थ को जलाने में मदद करते हैं, तो उसी को हम लोग दहन का पोषक कहते हैं। अब कह रहे दहन के लिए कुछ शर्त होता है, क्योंकि उसके बिना कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता है। तो पहला क्या है? तो दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ का होना। यानी कोई भी स्थिति में दहन के लिए ये जरूरी है कि पदार्थ कैसा है, जलने वाला है या नहीं जलने वाला। तो जलने वाला होगा तभी दहन की क्रिया होगी, अन्यथा नहीं। तो जलने वाले पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? कागज हो सकता है, सूखी लकड़ी हो सकता है, पेट्रोल, किरोसिन, डीजल और भी बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं जो जलते हैं। उसी तरह से दहन के पोषक के उपस्थिति, यानी दहन को जलाने के लिए चाहे दहन के लिए कुछ पोषक की उपस्थिति जरूरी है। जैसे हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन गैस, ये सब जो है ना दहन के सहायक जो है पोषक हैं। इनके उपस्थिति में ही दहन की क्रिया संभव है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कोई भी पदार्थ का ज्वलन ताप क्या है ये उस पर निर्भर करता है कि वह जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा तो कितना देर के बाद जलेगा, तो उसको ज्वलन ताप पर होना जरूरी है। तो ज्वलन ताप क्या है? तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ पहुंचने के बाद जलना शुरू करता है तो उसे हम उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ हो, जब वो अपने ज्वलन ताप पर पहुंचता है तब वे जलना शुरू करता है। जैसे दो एग्जाम्पल दिए, इसको याद रखिएगा। श्वेत फास्फोरस का जो ज्वलन ताप है ना 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगा तो जल जाता है। इसको साधारणतः माना जाता है
कि कमरे के ताप पर ये जलना शुरू कर देता है, इसलिए इसको हम लोग पानी में रखते हैं। उसी तरह से लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप, तो इसका जो है 260 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी ये जो है ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा है, ये अपने आप नहीं जलता है। जैसे हम लोग माचिस के डिब्बी पर जिस लेयर का हम लोग उपयोग करते हैं, माचिस के डिब्बी के जो साइड वाला भाग होता है उस पर जो लाल रंग का काला रंग का लगा होता है, जिस पर हम लोग तीली को रगड़ते हैं, वही लाल फास्फोरस होता है। तो उसका जो ज्वलन ताप वह कितना है, 260 डिग्री सेंटीग्रेड। हर पदार्थ का जो है ज्वलन ताप अलग अलग होता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर होता है। अब ज्वाला देखेंगे, ज्वाला क्या है। तो दहनशील गैसों के जलने से जो आग की बड़ी बड़ी लपटें उठती है ना, उसी लपटों को हम लोग ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वाला। जैसे ज्वाला किस पदार्थ को जलाने से उत्पन्न होगा, तो जो पदार्थ ठोस और द्रव होता है, ईंधन, उसी को जलने से ज्वाला उत्पन्न होता है, गैस से नहीं होता है। तो ये आपका हुआ ज्वाला। अब आगे देखेंगे। देखिए आगे जो है ज्वाला की प्रकृति है। तो ज्वाला की प्रकृति दो होता है, एक तो ऑक्सीजन की पूर्ण दहन हो और दूसरा में ऑक्सीजन की अपूर्ण दहन हो। जैसे अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, तो इसमें है कि ईंधन का पूर्ण दहन होता है, जिसमें बना जो ज्वाला का रंग होता है ना, वह नीला रंग का होता है। और दूसरा है कि ऑक्सीजन की अपूर्ति होने पर, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से आपूर्ति नहीं होती है, इसलिए इसमें जो दहन है वह पूर्ण नहीं हो पाता है, इसमें दहन पूर्ण रूप से नहीं जलता है। इसमें जो ज्वाला बनती है उसका रंग पीला होता है। ठीक है, तो ये ज्वाला की प्रकृति हुआ। पहला है ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति, मतलब इसमें ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से दहन होगा, और ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन का पूर्ण दहन नहीं होगा। अब करें ज्वाला का प्रकार। तो ज्वाला के प्रकार भी दो होते हैं। पहला है चमकीला ज्वाला, चाहे इसे हम प्रकाशमान भी कह सकते हैं और चाहे प्रदीप्त भी कह सकते हैं। तो वैसा ज्वाला जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है वह चमकीला ज्वाला कहलाता है। दूसरा है गैर चमकीला, मतलब जो चमकता नहीं है। प्रकाशहीन, जिसमें प्रकाश ना हो। अप्रदीप्त पिंड, जिसमें प्रकाश है ही नहीं, मतलब तीनों एक ही चीज है। तो वैसा ज्वाला जिसमें ऊष्मा उत्पन्न तो होती है, लेकिन प्रकाश जो है ना मात्र की उत्पन्न होती है, मतलब अल्प मात्रा में उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग गैर चमकीला ज्वाला कहते हैं। अब आगे देखते हैं। देखते हैं मोमबत्ती की ज्वाला। तो मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है, जो ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम जो होता है ना, पिघल कर ऊपर चढ़ता है और वाष्प में बदलकर वायु या ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है, जिससे ज्वाला उत्पन्न होती है। इसी को हम लोग मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं। ये जो भाग होता है पीला रंग का होता है और ये सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है, तो इसको हम लोग मोमबत्ती का ज्वाला कहेंगे। कहने का मतलब कि मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जब इसको जलाया जाता है तो इसमें का मोम पिघलकर वाष्प में बदलता है और फिर वायु और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलना शुरू करता है, जिससे ज्वाला उत्पन्न होती है। उसी ज्वाला को हम मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं। इसका रंग पीला और प्रकाशमान होता है। अब आगे देखेंगे मोमबत्ती की ज्वाला जो है उसकी बनावट क्या है। तो मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट जो है ना, तीन तरीका से है, तीन भाग है इसका मुख्य। पहला है केंद्रीय मंडल, चाहे इसे केंद्रीय परिसर भी कहते हैं, यानी सेंट्रल जोन। दूसरा है प्रकाश मान मंडल, चाहे चमकीला परिसर, जिसे हम लोग लुमिनियस जोन कहते हैं। और तीसरा है प्रकाशहीन मंडल या प्रकाशहीन परिसर,
जिसे हम लोग नॉन लुमिनियस जोन कहेंगे। अब इन तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे। जैसे पहला है केंद्रीय मंडल। तो केंद्रीय मंडल क्या है? तो मोमबत्ती ज्वाला का वह भाग जो अंधेरा से घिरा होता है और वह बत्ती के चारों ओर बिना जले पिघले हुए मोम जो होता है वाष्प के रूप में होता है, जिसे हम केंद्रीय मंडल कहते हैं। इसमें दहन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसका रंग जो है नीला होता है। कहने का मतलब कि मोमबत्ती का जो नीला वाला भाग होता है, मतलब जो अंधेरा में होता है, उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय मंडल कहते हैं। इसमें जो मोम है जलता नहीं बल्कि पिघलता है और फिर उसके बाद उससे जो प्रकाश निकलता है, मतलब कि वह नीले रंग के क्षेत्र के साथ बनता है, उसी को हम लोग केंद्रीय मंडल कहेंगे। अब देखते हैं 2 नंबर। देखिए प्रकाशमान मंडल क्या है? तो मोमबत्ती ज्वाला का वह भाग जो सबसे अधिक प्रकाशमान होता है, यानी जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रकाश होता है, वही प्रकाशमान मंडल कहलाता है। इसमें कह रहे कि यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है, यानी ये जो भाग है प्रकाशमान मंडल, ये मोमबत्ती ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है। इसमें जो है ना अपूर्ण दहन होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ये अपूर्ण रूप से जलता है। फिर उसके बाद इसमें जो रंग होता है ना इसका, वो पीला रंग का होता है। फिर उसके बाद इसमें जो ऑक्सीजन होता है इसकी आपूर्ति बहुत कम होती है। इसमें कार्बन के कण बनते हैं। तो ये जो है प्रकाशमान मंडल है। उसके बाद है तीसरा प्रकाशहीन मंडल। तो प्रकाशहीन मंडल क्या है? तो मोमबत्ती ज्वाला का वह भाग जो सबसे अधिक गर्म होता है, उसी को हम लोग प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। इसमें जो दहन होता है पूर्ण रूप से होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ना बहुत ज्यादा होती है। जैसे देखिए इसमें है कि इसमें ऑक्सीजन यानी O2 पर्याप्त मात्रा में होती है। तो इस तरह से मोमबत्ती ज्वाला का 3 भाग जो है खत्म हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है और इसके बाद आपका ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या है? यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम लोग शॉर्टकट में LPG भी बोलते हैं। तो कह रहे कि जब ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन को आपस में मिलाया जाता है तो वह पेट्रोलियम कहलाता है। लेकिन जब दाब बढ़ाया जाता है तो यही पेट्रोलियम जो होता है गैस में बदलता है, और वह कैसा गैस होता है? द्रवित गैस होता है। तो उसी को हम लोग द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यानी ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन को जब हम लोग मिलाएंगे तो वो पेट्रोलियम का निर्माण करता है, लेकिन जब हम अधिक दाब पर इनको मिलाते हैं तो ये जो गैस होता है द्रव के रूप में बदल जाता है। और जैसे द्रव के रूप में बदलता है उसे हम लोग द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। अब इसका कुछ उपयोग, जैसे ये पेट्रोलियम गैस जो है ये बहुत ही उत्तम ईंधन माना जाता है, यानी इसमें जो है ना ऊर्जा का लगभग 100% में 99% जो है ना 99.9% जो है यूज आता है, मतलब बहुत इसमें कम बर्बाद होता है। इसका उपयोग जो है ना रसोई घर में खाना बनाने के लिए किया जाता है। जो आजकल हम लोग सिलेंडरों में जिस रसोई गैस का हम लोग उपयोग करते हैं वह सब LPG ही गैस होता है। इस गैस को पेट्रोलियम के परभाजी विधि द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं और प्राकृतिक गैस से भी प्राप्त करते हैं। यह एक विधि है जो पेट्रोलियम से अनेक प्रकार के पदार्थों को हम लोग अलग करते हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये सब जो है इसी से निकलता है। लेकिन इसमें जो विधि होता है उसी को हम लोग परभाजी श्रावण विधि कहते हैं। तो इसी विधि के द्वारा पेट्रोलियम से ये द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है आपका खत्म हुआ। अब हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे। आप लोगों का आगे का जो कार्य है इसमें का
क्वेश्चन अपने से बनाएं। अगर कोई सवाल फंसता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो आपका समस्या होगा उसको लिख कर आप सेंड कर देंगे। हम आपका सलूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग का ये चैप्टर ख़त्म। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाकर पढ़ाई कर सकें। तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आप लोगों को अगले वीडियो में।